हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास हमारी होगी एमसीक्यू सीरीज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर जो भी एमसीक्यू आए हुए हैं उन सबको हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन है, देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, विच पार्ट ऑफ इनर ईयर एसोसिएटेड विद द सेंस ऑफ बैलेंस। आज के पहले क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया, पहले क्वेश्चन के अंदर हमसे यही पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ इनर ईयर, की इनर ईयर का कौन सा पार्ट बैलेंस के साथ एसोसिएट, जिसका काम होता है बैलेंस। मतलब क्या पूछा गया है कि इनर ईयर का कौन सा पार्ट बैलेंस, सेंस ऑफ बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो सेंस ऑफ बैलेंस के लिए इनर ईयर का कौन सा पार्ट है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। ये क्वेश्चन आया है आपका एनाटॉमी से। तो एनाटॉमी भी कोई हल्का सब्जेक्ट नहीं है, नॉर्मली इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि इनर ईयर के अंदर सेंस ऑफ बैलेंस के लिए कौन सा पार्ट है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सेमी सर्कुलर कैनल, सेकेंड ऑप्शन कॉक्लियर नर्व, थर्ड ऑप्शन बोनी लिब्रिंथ और फोर्थ ऑप्शन है कोक्लिया। तो आइए देखते हैं कि इनका क्या मीनिंग है एक एक ऑप्शन को। तो कोक्लिया की अगर हम बात करें, तो कोक्लिया तो क्या है, इनर ईयर, स्ट्रक्चर ऑफ इनर ईयर है, स्ट्रक्चर ऑफ इनर ईयर। ठीक है, जो कि क्या करता है, कंडक्शन का काम करता है, कंडक्शन ऑफ साउंड वेव। जो क्या करता है, साउंड वेव्स होती हैं उन वेव्स को ये क्या करता है, पहुंचाता है, आगे ट्रांसफर करता है। बोनी लिब्रिंथ की अगर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो बोनी लिब्रिंथ क्या होता है, बोनी लिब्रिंथ एक स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ, जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है। बोनी लिब्रिंथ एक इनर ईयर के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है, बोनी लिब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ। तो बोनी लिब्रिंथ एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो कंसिस्ट बनी उसके अंदर से गुजरती हैं, उसके अंदर रहती हैं, जैसे कि सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, एक रहती है आपकी नर्व, जो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है, वो नर्व चली जाती है। ठीक है, मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ, ये यहाँ पर इसमें कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, कोक्लियर नर्व है, तो कोक्लियर नर्व की अगर आप बात करो तो कोक्लियर नर्व का जो मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन कोक्लियर नर्व का होता है, कोक्लियर नर्व का रिलेटेड टू हियरिंग का काम करती है। ठीक है, और जो सेमी सर्कुलर कैनाल है वो क्या काम करती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सेमी सर्कुलर कैनाल। तो इनर ईयर के अंदर जो सेमी सर्कुलर कैनाल होती है वो क्या करती है, सेमी सर्कुलर कैनाल क्या काम करती है, ये करती है आपके बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि वेस्टिबुलो कॉक्लिया नर्व, उसके दो पार्ट होते हैं। वेस्टिबुलो कॉक्लिया नर्व के जो दो पार्ट होते हैं, वेस्टिबुल और कॉक्लिया। तो कॉक्लिया तो काम करता है हियरिंग का, देखना, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है वेस्टिब्यूल्स, अब वेस्टिब्यूल्स, और दूसरा पार्ट होता है आपका कोक्लिया। तो वेस्टिब्यूल्स का काम होता है आपके बैलेंस से रिलेटेड, और कोक्लिया का काम होता है स्टूडेंट्स, क्या काम होता है कोक्लिया का, हियरिंग से रिलेटेड, हियरिंग से। ठीक है, और वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व क्या है, एक क्रेनियल नर्व है। ठीक है जी, तो ये है इस क्वेश्चन के बारे में कि इनर ईयर के अंदर कौन सा पार्ट बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसका काम होता है, जिसका मेन फंक्शन होता है कि बैलेंस मेंटेन करना, बॉडी की हेड की जो पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम होता है, किसका होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कॉमन क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है और बहुत बार मैनी एग्जाम्स के अंदर इसको पूछा जा चुका है।
ठीक है, तो आगे भी ये नॉर्सेट के अंदर आ सकता है, बीएचयू की जो आने वाली एग्जाम्स है उनके अंदर भी आप इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो। इजी क्वेश्चन है, न्यूट्रिशन बेस्ड है। क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? न्यूट्रिशन के ऊपर। न्यूट्रिशन के ऊपर इस क्वेश्चन का बेस्ट चीज है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन इन्फेंट जीरोप्थेल्मिया इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, कि कौन से विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से जीरोप्थेल्मिया होता है, कौन से विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से जीरोप्थेल्मिया होता है, ठीक है। कौन से विटामिन की वजह से क्या होता है? जीरोप्थेल्मिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जीरोप्थेल्मिया क्या होता है। जीरोप्थेल्मिया आई डिसऑर्डर है, आई डिसऑर्डर है। जीरोप्थेल्मिया क्या है? एक आई डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है? ड्राइनेस ऑफ आई हो जाती है, ड्राइनेस ऑफ आई, आई की ड्राइनेस हो जाती है। आई की ड्राइनेस होने की वजह से यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखोगे कि क्या होता है, बार बार इरिटेशन होती है। आई की ड्राइनेस होने की वजह से क्या होता है? इरिटेशन होती है, और इरिटेशन की वजह से वहां पे क्या हो जाते हैं? अल्सर्स, अल्सर्स होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है कि इन्फेंट्स के अंदर मोस्ट कॉमनली ये इन्फेंट्स को ये अफेक्ट करती है, और ये किस विटामिन की डिफिशियंसी से होती है। तो पहला ऑप्शन है विटामिन बी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन डी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन ए, और चौथा ऑप्शन है विटामिन सी। तो आइए देखते हैं। तो विटामिन सी स्टूडेंट्स आप देखते हो, ठीक है, आंवला, आंवला इसका क्या है? रिचेस्ट सोर्स, आंवला क्या है? रिचेस्ट सोर्स है, आंवला इसका रिचेस्ट सोर्स है। और विटामिन सी की कमी से कौन से डिसऑर्डर होते हैं? स्कर्वी, स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा डिसऑर्डर होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा डिसऑर्डर होता है? स्कर्वी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए की स्टूडेंट्स अगर आप बात करोगे तो विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से इन्फेंट्स के अंदर क्या होता है? जीरोप्थेल्मिया होता है, जीरोप्थेल्मिया कंजक्टिवाइटिस, ये पूरा होता है, ठीक है। जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है थ्री ऑप्शन, थ्री, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, विटामिन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। देखते हैं बाकी दो ऑप्शंस को भी देखते हैं। विटामिन डी की बात करें, ठीक है, विटामिन डी है सनलाइट, सनलाइट इसका रिचेस्ट सोर्स होता है हमारे अंदर। जैसे ही जो सूरज की किरणें हमारी स्किन पे पड़ती हैं तो वहाँ पे कॉलीकैल्सिफेरॉल नाम का एक प्रीकर्सर प्रेजेंट होता है, और वो उन रेज की प्रेजेंस के अंदर विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और विटामिन डी की डिफिशियंसी से बच्चों के अंदर डिजीज होती है, उसका नाम है रिकेट्स, रिकेट्स होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? रिकेट्स के अंदर, रिकेट्स के अंदर क्या होता है? बो शेप्ड, बो शेप्ड, बो शेप्ड लेग्स हो जाते हैं बच्चे के। लेग्स है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे आपको, ऐसे, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ आ जाएगी बच्चे की पेल्विस, इस टाइप के कुछ उसके लेग्स हो जाते हैं। एक ऑप्शन और बचा है हमारा, तो हमारा ऑप्शन है ये सी गलत है, विटामिन डी भी गलत है, विटामिन बी गलत है। लेकिन विटामिन बी की बी क्या है? विटामिन बी प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स में, विटामिन बी होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से जो डिसऑर्डर होता है उसको बोलते हैं बेरी बेरी, बेरी बेरी जो डिसऑर्डर होता है वो होता है विटामिन बी की डिफिशियंसी की वजह से होता है। डिसऑर्डर कौन सा होता है? बेरी बेरी। तो इस क्वेश्चन का जो पूछा गया था कि इन्फेंट्स के अंदर जो जीरोप्थेल्मिया है वो किस वजह से है, कौन से विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से कोज होता है, तो उसका राइट आंसर क्या था? हमारा थर्ड ऑप्शन विटामिन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है द कॉमनेस्ट कंजेनाइटल गट मोटिलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस के अंदर कॉमनेस्ट कंजेनाइटल गट मोटिलिटी डिसऑर्डर, गट मोटिलिटी, गट का मतलब यहाँ पे बात हो रही है इंटेस्टाइन की, ठीक है, इंटेस्टाइन की बात हो रही है, ठीक है। और मोटिलिटी का मतलब है रिलेटेड टू इंटेस्टाइनल मूवमेंट, रिलेटेड टू इंटेस्टाइनल मूवमेंट, इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है जो बच्चों के अंदर कॉमनेस्ट होता है, ठीक है। तो कंजेनाइटल गट मोटिलिटी, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी से रिलेटेड कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है, वो कौन सा होता है? तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन फोर, ऑप्शन फोर है इंटू ससेप्शन। इंटू ससेप्शन एक मोटिलिटी का डिसऑर्डर नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इट्स अ टाइप ऑफ इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये एक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का टाइप है,
ये एक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का टाइप है। और इंटरसेप्शन के अंदर क्या होता है, नॉर्मली जो इंटेस्टाइन होती है वो इस तरीके से हो जाती है। ये जो पोर्शन जो इंटेस्टाइन का यहाँ वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जहाँ पर मैंने ये सेल्स बनाई हैं, ठीक है, कलर चेंज, यहाँ पर जो ये इंटेस्टाइन के अंदर क्या हुआ, ये वाला जो पोर्शन है वो अंदर की तरफ धस गया है, ठीक है। अंदर की तरफ धस जाने की वजह से यहाँ पे जो ये जो क्रिएट हो चुका है, ये जो आप डिफेक्ट क्रिएट देख रहे हैं, जो मैंने रेड मार्किंग से मार्क किया है, वो कहलाता है आपका इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन कहलाता है, ठीक है। और ये एक टाइप है किसका है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का। तो ऑप्शन 4 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन 3 की। ऑप्शन 3 क्या कह रहा है, कोलिडोकल सिस्ट। कोलिडोकल सिस्ट, कोलिडोकल सिस्ट क्या होती है स्टूडेंट, कोलिडोकल सिस्ट होती है जो हमारे जो बाइल डक्ट आती है, बाइल डक्ट कहाँ से आती है, बाइल डक्ट आ रही है आपकी लीवर से। जो लीवर से जो बाइल डक्ट आ रही है, उस डक्ट के अंदर अगर कोई सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, बाइल डक्ट आ रही है जैसे कि, ठीक है, ये लीवर, ये राइट और लेफ्ट बाइल डक्ट आ रही है, इधर फिर चली जाएगी ये किसमें, यहाँ पे चली जाएगी आपका गॉल ब्लैडर हो जाएगा, नीचे फिर वो ड्यूडेनम के पास चली जाती है पेनक्रियास से होते हुए। तो यहाँ पर जो ये डक्ट आ रही है, राइट और लेफ्ट आपकी जो बाइल डक्ट है, ठीक है, ये जो बाइल डक्ट है, इस बाइल डक्ट के अंदर अगर कोई सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पर अगर कोई सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, और सिस्ट के फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पर क्या होता है, बाइल का जो फ्लो है वो स्लो हो जाता है, रिड्यूस, डिक्रीज बाइल फ्लो, बाइल फ्लो, बाइल का जो फ्लो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन, बैक फ्लो होता है बाइल का, एंड कॉज बैक फ्लो ऑफ बाइल, कॉज बैक फ्लो, बैक फ्लो ऑफ बाइल। अब बाइल का बैक फ्लो होगा कहाँ हो रहा है, लीवर के अंदर। बाइल का बैक फ्लो होगा कहाँ पे, लीवर के अंदर। और लीवर के अंदर बाइल का बैक फ्लो होगा तो वहां पर आपको सिम्टम्स आएंगे लीवर डिजीज से रिलेटेड, लीवर डिजीज से रिलेटेड आपको वहां पर देखने के मिलेंगे सारे के सारे सिम्टम्स। तो कोलिडोकल सिस्ट होती है वो क्या होती है, ये ऑप्शन अपना गलत है, ठीक है। जो कॉमनेस्ट कंजेनेटल गट मोटिलिटी डिसऑर्डर है तो कोलिडोकल सिस्ट है वो नहीं होती है। कोलिडोकल सिस्ट के अंदर तो क्या हो रहा था, जो हमारी बाइल डक्ट थी जो लीवर से आ रही थी, उस बाइल डक्ट के अंदर क्या हो गया, सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ। सिस्ट का फॉर्मेशन होने की वजह से बाइल का बैक फ्लो होना शुरू हो गया, मतलब बाइल का फ्लो आगे की तरफ प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बाइल का फ्लो आगे की तरफ प्रॉपर नहीं होने की वजह से वहाँ पर आपको देखने को मिला लीवर के अंदर बैक फ्लो होगा बाइल का, और बाइल का बैक फ्लो होने की वजह से वहाँ पे लीवर से रिलेटेड आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, पहला इंटरसेप्शन गलत है, कोलिडोकल सिस्ट है वो भी हमारा गलत है। सेकंड ऑप्शन है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब तो हम सब जानते हैं, हार्डनिंग ऑफ स्टूल, ठीक है, हार्डनिंग ऑफ स्टूल। ये कोई कंजेनेटल डिसऑर्डर नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है वो तो कभी भी किसी को भी हो सकता है, तो कॉन्स्टिपेशन भी इसका आंसर नहीं है। अब हमारे पास हमने यहाँ पर जो मेथड काम में दिया है वो है एलिमिनेशन का मेथड। आप एग्जाम में जब भी क्वेश्चन करो, जरूरी नहीं है आपको डायरेक्ट उस क्वेश्चन का आंसर पता हो, लेकिन आप उस क्वेश्चन के अंदर पढ़ो, उसके ऑप्शंस को धीरे धीरे एलिमिनेट करते हुए चलो। एलिमिनेट करने का मतलब है कि आप ये बता दो, आप ये ढूंढो कि इसका आंसर पता नहीं है, लेकिन कौन से ऐसे दो तीन ऑप्शन है वो इसके तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, उनका पता करो जो बच गया। अब जैसे हमने यहाँ पे तीन क्वेश्चन, जो तीन ऑप्शन है उनको हमने क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचा है, वो बचा है हिर्स्पंक्स डिजीज, या फिर इसका दूसरा नाम होता है मेगाकोलन, 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 मेगाकोलन। अब ये मेगाकोलन डिजीज है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। मेगाकोलन डिसऑर्डर इज द कॉमनेस्ट गट मोटिलिटी डिसऑर्डर, कॉमनेस्ट गट मोटिलिटी डिसऑर्डर। जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होता है बच्चों के अंदर वो होता है आपका मेगाकोलन और हिर्स्पंक्स डिजीज, ठीक है। अब मेगाकोलन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स वो देखो, ठीक है। अगर आप मेगाकोलन की बात करो, ठीक है, मेगाकोलन, मेगाकोलोन, अगर आप मेगाकोलोन की बात करो तो इस मेगाकोलोन के अंदर क्या होता है, प्रोक्सिमल पार्ट के अंदर, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ, प्रोक्सिमल पार्ट अबाउ द डिफेक्ट, प्रोक्सिमल पार्ट अबाउ द डिफेक्ट, अबाउट द डिफेक्ट्स, ठीक है। मान लीजिए हम बात करते हैं, ये इंटेस्टाइन की बात करें अपन, इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें
ठीक है, तो ये आ गया हमारा कोलोन आ गया, ठीक है। और यहाँ से इसके अंदर यहाँ से मेगा कोलन वो है शुरू हो चुका है, यहाँ से जो बढ़ गया है वो कोलन है वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। नीचे फिर हम जा करके ऐसे इसमें सिग्मोइड कोलन है वो ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है जी। तो मेगा कोलन के अंदर क्या होता है, जो ये हमारा प्रोक्सिमल पार्ट है, इंटेस्टाइन का जो प्रोक्सिमल पार्ट है उसके अंदर गैंग्लियन एब्सेंट होते हैं, गैंग्लियन गैंग्लियन जो नर्व, जो सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम की, जो सिंपैथेटिक गैंग्लियन होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो पार्ट होते हैं जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, मेजेंट्रिक प्लेक्सिस बनाते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, जो गैंग्लियंस होते हैं वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, अब्सेंट होते हैं। और अब्सेंट होने की वजह से नीचे वाले पार्ट के अंदर क्या हो जाता है, वहां पर डायलेशन, अब डायलेशन हो जाता है, कॉज abnormal dilation of abnormal cause abnormal dilation of abnormal dilation, किस चीज का abnormal dilation किया उन्होंने, डिस्टल पार्ट का, डिस्टल पार्ट का। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि मेगा कॉलन के अंदर जो एगेंग्लियोनिक कॉलन, इसको दूसरा नाम ये भी बोल सकते हैं अपन, एगेंग्लियोनिक कॉलन, एगेंग्लियोनिक कॉलोन, एगेंग्लियोनिक कॉलोन है वो भी इसको बोला जा सकता है। तो एगेंग्लियोनिक कॉलोन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, एगेंग्लियोनिक कॉलोन के अंदर जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है, डिफेक्ट के ऊपर का जो पार्ट होता है उस पार्ट के अंदर गैंग्लियन सब एब्सेंट होते हैं और उस वजह से जो डिस्टल पार्ट है उसका डायलेशन, अबनॉर्मल डायलेशन हो जाता है और वही कहलाता है आपका एगेंग्लियोनिक मेगा कॉलन डिसीज। और यही इंटेस्टाइनल मोटिलिटी का सबसे कॉमनेस्ट डिसऑर्डर होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, तो कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप दोबारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A fertilized ovum is implanted and developed outside the uterine cavity is known as। इसमें यह पूछा गया है कि एक फर्टिलाइज ओवम है, एक फर्टिलाइज्ड ओवम है, तो एक जो फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे अच्छा पार्ट कौन सा होता है, एम्पुला, एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब, FT का मतलब है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, एम्पुला के अंदर। अब जो फर्टिलाइज ओवम होता है, ठीक है, वो अगर यूटेराइन केविटी के अलावा कहीं बाहर इम्प्लांट हो जाता है, अगर कहीं बाहर इम्प्लांट हो जाता है वो, अगर उसका इम्प्लांटेशन नॉर्मली यूटेराइन केविटी के अंदर होता है फर्टिलाइज ओवम का, लेकिन अगर यूटेराइन केविटी को छोड़ करके वो फर्टिलाइज ओवम कहीं बाहर जा करके, ठीक है, मतलब आउटसाइड द यूटेराइन केविटी डेवलप, आउटसाइड द यूटेराइन केविटी अगर उसका डेवलपमेंट होता है तो वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कह रहा है आपका हाइड्रेटिडी फॉर्म मोल, ठीक है। तो हाइड्रेटिडी फॉर्म मोल क्या होता है, देखिए हाइड्रेटिडी फॉर्म मोल तो हमने पिछली सीरीज के अंदर भी देखा था कि हाइड्रेटिडी फॉर्म मोल क्या है, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। किसका डिजेनरेटिव है, कोरियोनिक विलाई का, कोरियोनिक विलाइज का, कोरियोनिक विलाई का डिसऑर्डर है। और कोरियोनिक विलाई रेस्पॉन्सिबल होता है प्लासेंटा बनाने के लिए, मतलब अगर किसी इंडिविजुअल, किसी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर अगर प्लासेंटा का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका हाइड्रेटिफॉर्म मोल। हाइड्रेटिफॉर्म मोल क्या करते हैं, प्लासेंटा का डेवलपमेंट नहीं होने देते हैं, ठीक है, डिजनरेशन हो रहा है उसका। अगर कोरियोनिक विलाई का डिजनरेशन हो तो वो क्या कहलाता है, हाइड्रेटिफॉर्म मोल, ठीक है। नॉर्मल प्रेगनेंसी की आप बात करो तो नॉर्मल प्रेगनेंसी आपको पता है यूटेराइन केविटी के अंदर, नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर जो ओवम होता है, फर्टिलाइज ओवम होता है, वो कहाँ इंप्लांट होता है, यूटेराइन केविटी के अंदर होता है। तो नॉर्मल ऑप्शन तो ये तो नहीं है, ये वाले दो ऑप्शन तो हमने कर दिए इसके एलिमिनेट, ठीक है। मल्टीपल प्रेगनेंसी की अगर स्टूडेंट्स आप बात करो, मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर तो क्या होता है, जब फीटस होते हैं, जो यूटेराइन केविटी के अंदर जो फीटस होते हैं वो दो या दो से अधिक होते हैं, वो क्या कहलाता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी। लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। इक्टोपिक का मतलब होता है अबनॉर्मल लोकेशन, अबनॉर्मल लोकेशन। अबनॉर्मल लोकेशन का मतलब हो गया, अबनॉर्मल लोकेशन का स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब है कि जो जो लोकेशन होनी चाहिए थी वो लोकेशन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अबनॉर्मल लोकेशन का मतलब है इक्टोपिक, इक्टोपिक का मतलब होता है अबनॉर्मल लोकेशन। और प्रेगनेंसी का मतलब है कि अगर प्रेगनेंसी की लोकेशन है, यानी कि जो फर्टिलाइज ओवम है वो अगर कहीं बाहर इंप्लांट हो रहा है, चाहे वो ओवेरी के पास जाकर के हो रहा होगा, चाहे वो एब्डोमिनल केविटी में चला हो गया, चाहे वो सर्विक्स में जाकर के इम्प्लांट हो गया होगा, चाहे वो कहाँ हुआ होगा, चाहे वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर इम्प्लांट हुआ होगा, वो कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी इक्टोपिक प्रेगनेंसी। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
यही इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर। कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, वो फर्टिलाइज्ड ओवम जहाँ इम्प्लांट होना चाहिए था, मतलब वो यूटेराइन केविटी में इम्प्लांट होना चाहिए था नॉर्मली, और वो क्या करता है यूटेराइन केविटी को छोड़ करके कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है, बाहर कहीं दूसरी जगह पर इम्प्लांट होता है, और उसी को हम बोलते हैं एक्टोपिक। एक्टोपिक क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। एक्टोपिक वर्ड हम किसी के लिए भी काम में ले सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी का हार्ट है, नॉर्मली थोरेसिक केविटी में मीडियस्टिनम में होना चाहिए था, लेकिन अगर वो कोई दूसरी लोकेशन पर, जैसे किसी का बाहर, आपने देखा होगा बहुत बार रेयर कंडीशन होती है किसी का बाहर आपको आउटसाइड द बॉडी आपको मिलेगा, ठीक है, तो उसे 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 बोला जाता है एक्टोपिक कार्डिया बोल देते हैं हम, ठीक है। तो ये यहाँ पे सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमारे जो टॉपिक्स किए हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस के ऊपर, उन सारे में ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है वो कवर किया हुआ है, ठीक है। देखिए, इरिटेशन, स्वेलिंग, वार्म्स एंड रेडनेस एट द इंट्रावीनस इन्फ्यूजन साइट इज ए साइन ऑफ, कि अगर किसी इंट्रावीनस इन्फ्यूजन साइट के ऊपर अगर आपको इरिटेशन फील हो रही है, स्वेलिंग मिल रही है, ठीक है, वार्मथ है और रेडनेस हो रखी है, तो ये किस चीज़ का साइन है? आपको ये सारे साइन पढ़ के और कुछ याद आए ना आया, बस इतना तो याद आया होगा कि आपने ये सारे के सारे साइन लगभग इन्फ्लामेशन के आपको साइन, इन्फ्लामेशन का एक आइडिया दे रहे हैं कि भाई इरिटेशन हो रखी है, स्वेलिंग हो रखी है, वार्मथ है और रेडनेस है, वार्मथ है, रेडनेस है, इरिटेशन और स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें आपको क्या कर रही हैं, इन्फ्लामेशन के बारे में बता रही हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शंस है वो देखिए। पहला ऑप्शन कह रहे हैं एम्बोलिज्म, दूसरा ऑप्शन है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, तीसरा ऑप्शन है वीनस थ्रोम्बोसिस, और चौथा ऑप्शन है बैक्टीरियमिया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि चीज़ों को, एक एक ऑप्शन को हम देखते हैं, स्टडी करते हैं कि इसमें से कौन से ऑप्शन है और कौन से नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं बैक्टीरियमिया। बैक्टीरियमिया का मतलब तो होता है इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। इंक्रीज नंबर increase number of bacteria in the into the blood stream ब्लड स्ट्रीम के अंदर अगर जो बैक्टीरिया है उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? बैक्टीरियमिया कहलाती है। और ब्लड स्ट्रीम के अंदर बढ़ा है तो किसी पर्टिकुलर इन्फ्यूजन साइट पे आपको रेडनेस, वार्मथ ये फील नहीं होते हैं, ठीक है। वो तो पूरी बॉडी के अंदर फैल चुका है, पूरी बॉडी के अंदर सेप्टिसीमिया कोज हो चुका है, ठीक है, इन्फेक्शन है वो पूरी बॉडी के अंदर फैल चुका है, तो उस वजह से वहाँ पर पूरी बॉडी के अंदर सिम्टम्स आने चाहिए, ना कि किसी इन्फ्यूजन साइट के ऊपर। तो ये ऑप्शन तो उसका हो गया गलत। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है वीनस थ्रोम्बोसिस। वीनस मतलब वेन, और थ्रोम्बोसिस का मतलब है क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है, क्लॉट फॉर्मेशन। अगर किसी वेन के अंदर क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसे कहते हैं वीनस थ्रोम्बोसिस, और वीनस थ्रोम्बोसिस के ये साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, ठीक है। वीनस थ्रोम्बोसिस के अंदर तो हार्डनेस आपको फील होगी, वेन के ऊपर आपको हार्डनेस फील होगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी इसका क्या है? गलत है। नेक्स्ट सेकंड वन ऑप्शन कहता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। जी हाँ, ये सारे सिम्टम्स, ये सारे जो ऑप्शन सिम्टम्स जो ऊपर हमें क्वेश्चन में दिखाए गए हैं, क्वेश्चन में बताए गए हैं, वो सारे सिम्टम्स किसके हैं? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है इंट्रावीनस साइट के ऊपर इन्फ्लामेशन होने के लिए। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं, मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन या मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है इंट्रावीनस इन्फ्यूजन का एट द पर्टिकुलर साइट, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है नॉर्मली, जो जहाँ पर आपने किसी भी इंडिविजुअल को, जहाँ पर भी आपने कैनुला लगा करके आपने क्या किया है, आप वो करवा रहे हो, क्या बोलते हैं, इन्फ्यूजन करवा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे बैक बॉटल आप इन्फ्यूजन करवा रहे हो, तो यहाँ पर, यहाँ जो पर्टिकुलर जो साइट है, ठीक है, यहाँ पर आपको रेडनेस, वार्मथ, इरिटेशन और स्वेलिंग आपको फील होती है। तो इसका मतलब है कि उस इंडिविजुअल की जो पर्टिकुलर वेन है, जिस वेन के अंदर आपने कैनुलेशन कर रखा है, उस वेन के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है और ये इन्फ्लामेशन हो चुका है। उस ये सारे साइन एंड सिम्टम्स किसको इंडिकेट करते हैं? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस को इंडिकेट करते हैं। किसको इंडिकेट करते हैं? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस को। तो ये इसका क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्बोलिज्म की। स्टूडेंट्स, अगर एम्बोलिज्म की अगर आप बात करो तो एम्बोलिज्म का मतलब होता है मूवेबल क्लॉट। एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मूवेबल क्लॉट। एम्बोलिज्म का मतलब होता है मूवेबल क्लॉट। कि मूवेबल क्लॉट, अगर एक क्लॉट है वो पर्टिकुलरली अगर मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है ब्लड की
ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ अगर ट्रेवल कर रहा है तो वो कहलाता है आपका मूवेबल क्लोट, उसको बोलते हैं अपन एम्बोलिज्म। और एम्बोलिज्म है तो क्लोट का भी हो सकता है, मतलब ब्लड क्लोट का भी हो सकता है, और हो सकता है वो एयर का भी हो सकता है। वो किस चीज़ का होता है? एयर का भी हो सकता है। तो ये सारा है इस ऑप्शन के ऑप्शन थे, और हमने चारों को डिस्कस किया, और हमने धीरे धीरे सबको एक एक करके हमने क्या किया, एलिमिनेट करके हमने एक राइट आंसर निकाला कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच टेस्ट इज डन टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ फ्री क्लोरीन एंड क्लोरामाइन इन वाटर। ठीक है, ये रिलेटेड टू वाटर प्यूरिफिकेशन है। जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है? कम्युनिटी का है। कम्युनिटी का क्वेश्चन है रिलेटेड टू वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड ये क्या है क्वेश्चन है आपका। ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड है। CHN का क्वेश्चन है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। तो इस टेस्ट के अंदर हमसे क्या पूछा गया है कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जो फ्री क्लोरीन और क्लोरामाइन इन वाटर उसका पता लगाता है। फ्री क्लोरीन का पता लगाने के लिए, क्लोरामाइन का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, तो हम देखते हैं क्लोरीन। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, और ये देखते हैं अपन फोर्थ ऑप्शन देखते हैं इसमें, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर है वो तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, वुंड वगैरह वॉश करने के लिए काम में, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर से उसका तो केमिकली यूज होते हैं, वो क्या रहता है, केमिकली यूज है, केमिकल यूज होता है। ठीक है, और केमिकल होने की वजह से ब्लीचिंग पाउडर्स हैं उनका हम यूज करते हैं हमारे हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, दूसरी बात कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज करके आप क्लोरीनेशन का पता नहीं लगा सकते, तो ये इसका ऑप्शन तो नहीं है। थर्ड वन ऑप्शन कह रहा है आपका क्लोरीनेशन। थर्ड वन ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्या है? क्लोरीनेशन तो एक पूरी प्रोसेस है। क्लोरीनेशन तो एक क्या है? पूरी प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसीजर, ये प्रोसेस है, प्रोसेस टू प्यूरिफाई द वाटर, टू प्यूरिफाई द वाटर बाय यूजिंग क्लोरीन। क्लोरीन का यूज करके अगर हम वाटर का प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? क्लोरीनेशन कहलाती है। तो ये ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि हमें क्लोरीनेशन का तो ये हमने कर लिया है, लेकिन अब हमें क्या करना है, उस वाटर के अंदर क्लोरीनेशन के बाद बचे हुए वाटर के अंदर हमें क्या करना है, हमें देखना है कि फ्री क्लोरीन और क्लोरामाइन कितना बचा हुआ है, वो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो उसके लिए क्लोरीनेशन है, वो तो क्लोरीनेशन तो कंप्लीट प्रोसेस है जो भी की क्या करती है, जो कि वाटर प्यूरिफिकेशन के अंदर काम में ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। ये ऑप्शन भी इसका गलत है, तो दो ऑप्शन तो गलत हो चुके हैं हमारे। सेकंड वन ऑप्शन हमारा ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन है, उसमें क्या होता है? ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ क्लोरीन या ए पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट वेयर द वेयर द वेयर द required amount of chlorine is meet to purify the water। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हमें जितनी क्लोरीन की डिमांड थी या जितने क्लोरीन की हमें ज़रूरत थी, अगर वो डिमांड या वो पॉइंट हम अचीव कर लेते हैं क्लोरीनेशन की प्रोसेस के अंदर, जब हम वाटर का प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं और क्लोरीन जब हम उसमें मिला रहे हैं, उसमें क्लोरीन के थ्रू हम वाटर को प्यूरिफाई कर रहे हैं, तो जब हम उसमें क्लोरीन मिला रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वहाँ पर उसकी क्लोरीन की जो डिमांड होती है वो कंप्लीट हो जाती है। वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए जितना हमें क्लोरीन रिक्वायर्ड होता है उतना क्लोरीन हमें क्या हो जाता है, मिल जाता है। और वो क्लोरीनेशन के लिए जो जितना अमाउंट चाहिए था, और वो पॉइंट जहाँ पे वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए जितने क्लोरीन की जरूरत थी उतना क्लोरीन मिल जाता है, वो पॉइंट कहलाता है आपका ब्रेक पॉइंट। ठीक है, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन क्या कहलाता है? ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स की वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए जितना क्लोरीन था उतनी डिमांड अगर पूरी हो गई जिस पॉइंट पे, ठीक है, जिस पॉइंट पे वो क्लोरीन जो प्यूरिफिकेशन के लिए क्लोरीन की जो डिमांड थी वो पूरी हो जाती है, तो वो कहलाता है आपका ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें फ्री क्लोरीन का कोई हमें पता नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन बचा है जो कि इसका राइट आंसर है, क्योंकि वो लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, और वो बचा हुआ है ऑर्थोटोलिडाइन टेस्ट। ठीक है, ऑर्थोटोलिडाइन टेस्ट इज डन टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ फ्री क्लोरीन एंड क्लोरामाइन इन वाटर।
ठीक है, वाटर के अंदर जो फ्री क्लोरीन है उसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑर्थोडिलाइन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ऑर्थोटोलिडाइन टेस्ट किया जाता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने के साथ साथ ये एक बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन भी है थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली हम कम्युनिटी को थोड़ा सा नेगलेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, नॉर्मली सारे स्टूडेंट्स का गायनिक, पीडिया, एमएसएन इनके ऊपर फोकस होता है। ठीक है, तो ऑर्थोटोलिडाइन टेस्ट है वो क्या किया जाता है? ऑर्थोटोलिडाइन टेस्ट क्यों किया जाता है? टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ फ्री क्लोरीन इन वाटर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो भी एमसीक्यू सीरीज मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे चल रही हैं। ठीक है, मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो लगातार लाता रहेगा। ठीक है, ताकि आपकी जो तैयारियां हैं वो अच्छे से चलती रहें, अच्छे से होती रहें, और धीरे धीरे आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहें। ठीक है, जो हमारा टारगेट है नॉर्थ से 2024। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट इज हिप जॉइंट? ठीक है, कि जो हिप जॉइंट है वो किस प्रकार का जॉइंट है? हिप जॉइंट है वो किस प्रकार का जॉइंट है? सबसे पहली बात कि जो भी ऑप्शन में आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सारे क्या है? साइनोवियल जॉइंट है। ये क्या है? सारे के सारे साइनोवियल जॉइंट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई आपसे पूछ ले कि साइनोवियल जॉइंट का एग्जांपल कौन सा है, तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, वो चारों ऑप्शन आपके क्या है? साइनोवियल जॉइंट है। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट्स, कार्टिलेजिनियस नहीं है। ठीक है, और क्या बोलते हैं जिनको, जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट ये नहीं है। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट्स है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा जॉइंट, ठीक है, हिप जॉइंट है वो किस प्रकार का जॉइंट होता है। तो हिप जॉइंट है वो किस प्रकार का जॉइंट होता है, तो उसमें हम बात करते हैं फर्स्ट वन ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैडल जॉइंट की। सैडल जॉइंट के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? एक बोन के ऊपर, ठीक है, पर्टिकुलरली हमारी जो एक बोन होती है उस बोन के ऊपर जो दूसरी बोन है वो क्या करती है? इसके ऊपर मूव करती रहती है। दूसरी बोन क्या करती है? मूव करती रहती है। और सैडल जॉइंट का एग्जाम्पल, सैडल जॉइंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा थंब। ठीक है, आप जैसे थंब की ये वाली मूवमेंट करवाओ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी ये वाली जो हड्डी है, यहाँ की जो थंब का जो हड्डी है वो क्या कर रही है? अपनी दूसरी हड्डी के ऊपर मूव कर रही है, तो वो क्या है? एक सैडल जॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइवोट जॉइंट की। पाइवोट जॉइंट की अगर बात करें तो सर्वाइकल जॉइंट होता है। पाइवोट जॉइंट इज एग्जांपल ऑफ सर्वाइकल जॉइंट। सर्वाइकल जॉइंट, ठीक है, सर्वाइकल जॉइंट के अंदर आप देखोगे कि हमारी जो गर्दन है वो पूरी तरह से रोटेट नहीं हो सकती, वो एक लिमिट तक ही रोटेट हो पा रही है। तो वो जॉइंट क्या कहलाता है? आपका पाइवोट जॉइंट है। पाइवोट जॉइंट के अंदर कुछ हद तक रोटेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, थर्ड वन तो ये ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड वन ऑप्शन है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर क्या होता है? पूरा रोटेटरी मूवमेंट है वो प्रेजेंट होता है। एक बोन होती है जो बॉल के जैसे जाकर के एक सॉकेट होता है उसके अंदर, सॉकेट के अंदर फिक्स होती है। जैसा कि अगर आप हिप जॉइंट की अगर आप बात करो स्टूडेंट, हिप जॉइंट की अगर आप बात करो तो इस प्रकार से कुछ हमारी पेल्विस होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? नॉर्मली आपका एसिटाबुलम होता है। क्या होता है? आपका एसिटाबुलम होता है। और दूसरा ये हो गई सॉकेट हो गया। अब बॉल के जैसे आता है फीमर का हेड, जो आता है आपका फीमर का हेड। ठीक है, फीमर का हेड आ जाता है इस प्रकार से, और फीमर का हेड आ जाता है, और ये फीमर के बन जाते हैं यहाँ पे कॉन्डाइल्स। ठीक है, यहाँ पे हो जाते हैं फीमर के कॉन्डाइल्स। तो इस प्रकार से ये दोनों जॉइंट लिगामेंट्स के साथ आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक, यहाँ पे मैंने इमेज बना करके आपको दिखाया है कि ये क्या है? एक हमारा हिप जॉइंट है। ठीक है, और हिप जॉइंट है वो किस प्रकार का जॉइंट है स्टूडेंट्स? आप देख सकते हो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक दूसरी बोन है, एक बोन है वो सॉकेट का काम कर रही है, दूसरी बॉल का काम कर रही है, पूरा रोटेशन, इस रोटेटरी मूवमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो हिप जॉइंट है वो किस प्रकार का जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट टाइप का है। ठीक है, हिप जॉइंट किस प्रकार का है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का है। फोर्थ वन ऑप्शन है अपना हिंज जॉइंट। ठीक है, तो हिंज जॉइंट का है, हिंज जॉइंट के अंदर क्या होता है? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ही प्रेजेंट होते हैं। हिंज जॉइंट वो जॉइंट है जिनके अंदर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ही सिर्फ प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आपका एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट की अगर आप बात करो तो इसके अंदर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है, रोटेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, रोटेशन नहीं हो पाएगा करने की कोशिश करोगे। इसमें क्या है? फ्लेक्शन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दो ही मूवमेंट इसके अंदर
प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारे घरों पे दरवाजे होते हैं, आप दरवाजे को ओपन कर सकते हो या क्लोज कर सकते हो, इसके अलावा उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप घुमा दो दरवाजे को, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा, ये इस क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिप जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है हमारा। ठीक है, दूसरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल अगर हम बात करें तो शोल्डर जॉइंट है, वो भी एक हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्स्टेट्रिक गायनिकोलॉजी से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, और इसमें क्या एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, देखिए एमनियोटिक फ्लूइड एक्सीड 2000 ml, व्हाट इज दिस स्टेट कॉल्ड, कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल अगर 2000 ml से ज़्यादा हो जाता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल अगर 2000 ml से ज़्यादा हो जाता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है। ठीक है, सबसे ईजी है। ठीक है, ईजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शंस की। फोर्थ वन ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ वन ऑप्शन कह रहा है मल्टीपल प्रेगनेंसी। एमनियोटिक फ्लूइड का और मल्टीपल प्रेगनेंसी का कोई रिलेशन ही नहीं है आपस में, तो ये तो पहले ही कट गया। मल्टीपल प्रेगनेंसी, दो या दो से अधिक बच्चे अगर एक साथ यूटेराइन कैविटी के अंदर अगर फिटस है वो यूटेराइन कैविटी में ग्रो कर रहे हैं, वो क्या होता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन ऑप्शन कह रहा है ओलिगो हाइड्रोमिनियोज। ओलिगो हाइड्रोमिनियोज का मतलब होता है कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है, फ्लूइड का जो लेवल है वो अगर 500 ml से क्या होगा, लेस देन होगा, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, ओलिगो हाइड्रोमिनियोज। अब यहाँ पर बात हो रही है 2000 ml से ज़्यादा की बात हो रही है, 500 ml से कम तो है ही नहीं, तो ओलिगो हाइड्रोमिनियोज वो भी गलत है हमारा आंसर। सेकंड वन ऑप्शन कह रहा है आपका पॉलीहाइड्रोमिनियोज। ठीक है स्टूडेंट, पॉलीहाइड्रोमिनियोज वो कंडीशन है जिसके अंदर पॉली, जैसे कि पॉली का मतलब हो गया मोर, ठीक है, हाइड्रोमिनियोज मतलब एमनियोटिक फ्लूइड। अगर एमनियोटिक फ्लूइड 2000 या 2000 ml से ज़्यादा हो जाता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, पॉलीहाइड्रोमिनियोज। तो और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि ये क्या है, पॉलीहाइड्रोमिनियोज आंसर होगा। ठीक, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है वो 2000 ml से ज़्यादा हो जाता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, पॉलीहाइड्रोमिनियोज कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर पॉलीहाइड्रोमिनियोज है। एक हमारा ऑप्शन बच गया एमनाइटिस। ठीक है, एमनाइटिस का मतलब हो गया इन्फ्लामेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, एमनियोटिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर एमनियोटिक मेम्ब्रेन, एमनियोन का अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एमनाइटिस कहलाती है। वो कंडीशन क्या कहलाती है, एमनाइटिस कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें पता लग गया कि अगर 2000 ml से ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, पॉलीहाइड्रोमिनियोज, पॉलीहाइड्रोमिनियोज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वन कैन हियर फीटल हार्ट साउंड विथ द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप एट हाउ मेनी वीक ऑफ जेस्टेशन। सिंपली इस क्वेश्चन का अगर मैं आपको मीनिंग समझाऊं तो इसमें यह पूछा गया है कि विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप प्रेगनेंसी के या जेस्टेशन के कौन से टाइम पे, जेस्टेशन कितनी जेस्टेशन वीक के ऊपर हम स्टेथोस्कोप के साथ फीटल हार्ट साउंड सुन सकते हैं। ठीक है, फीटल हार्ट साउंड है वो कब सुन सकते हैं ये बताया गया है। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप से अगर फीटल हार्ट साउंड की आप बात करो तो वो मिलते हैं आपको, ठीक है, वो मिलते हैं आपको 18 से 20 वीक में, 18 से 20 वीक में, 18 to 20 वीक के जेस्टेशन हो जाने के बाद, प्रेगनेंसी अगर 18 से 20 वीक की हो जाती है उसके बाद ही हम स्टेथोस्कोप की सहायता से फीटल हार्ट साउंड, FHS, फीटल हार्ट साउंड है वो सुनाई दे सकती है। FHR कितना होता है, 120 से लेके 160 बीट पर मिनट, ये होता है उसका नॉर्मल लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो 18 से 20 वीक के अंदर हमें स्टेथोस्कोप से मिल जाती है। 6 वीक के ऊपर अगर आप बात करो तो आपको USG के अंदर मिल जाएगी। 6 वीक के ऊपर आप अगर बात करो तो USG के अंदर मिल जाती है, और 12th वीक के ऊपर आप बात करो तो डॉपलर से सुन सकते हो। ठीक है, डॉपलर। ठीक है, अगर 12 वीक पे देखोगे तो डॉपलर से पता लग जाएगा, और अगर 6 वीक की बात करो तो आप USG के अंदर आपको दिखाई दे देगा कि 6 वीक की अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो वहाँ पे आपको कार्डियक मूवमेंट या फीटल हार्ट साउंड सुनने को मिल सकता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 20 वीक। 20 वीक के ऊपर हमें क्या मिल जाती है, फीटल हार्ट साउंड हम सुन सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी है वो 20 वीक की हो चुकी है
तो उस कंडीशन के अंदर अगर 20 वीक की प्रेगनेंसी हो चुकी है तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फीटल हार्ट साउंड सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप की सहायता से। स्टेथोस्कोप की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, फीटल हार्ट साउंड सुन सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीडिंग थ्रू द वेजाइना बिटवीन द टू मेनेसिस। दो मेनेस्ट्रल साइकिल के बीच में अगर वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही है तो वो ब्लीडिंग क्या कहलाती है। ठीक है, वो ब्लीडिंग जो दो मेनेस्ट्रल साइकिल के बीच हो रही है। ठीक है, ब्लीडिंग थ्रू द वेजाइना बिटवीन द टू मेनेस्ट्रल साइकिल, बिटवीन टू मेनेसिस, दो मेनेस्ट्रल साइकिल के बीच में अगर वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही है तो वो ब्लीडिंग क्या कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि वो ब्लीडिंग क्या कहलाती है। अब नॉर्मल ब्लीडिंग हो गई है, ठीक है, तो हम ऑप्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम हमारा अच्छा सा जो ऑप्शन है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमें सारे क्वेश्चन के आंसर है वो राइट आंसर, मतलब एक ही एग्जैक्ट आंसर पता हो। ठीक है, तो हम एलिमिनेट करते हुए चलते हैं। पहला है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेनिस्ट्रेशन। पेनफुल मेनिस्ट्रेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर पेनफुल है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, डिसमेनोरिया। तो ये तो ऑप्शन नहीं। मेनोपॉज, मेनोपॉज का मतलब है स्टॉपेज या सीजेशन ऑफ मेनिस्ट्रुअल साइकिल। सीजेशन ऑफ मेनिस्ट्रुअल साइकिल जब मैंने 40 से लेकर के 50 की एज में जब फीमेल्स आ जाती हैं तो उनके अंदर मेनिस्ट्रुअल साइकिल सब वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाते हैं, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, मेनोपॉज। तो ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट वन है मेनोरेजिया। थर्ड वन ऑप्शन कह रहा है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया का मीनिंग होता है हैवी ब्लीडिंग। मेनोरेजिया का मतलब होता है हैवी ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेनिस्ट्रुअल साइकिल। अगर मेनिस्ट्रुअल किसी फीमेल को मेनिस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बहुत ही हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो वो ब्लीडिंग क्या कहलाती है, वो कंडीशन क्या कहलाती है, मेनोरेजिया की कंडीशन कहलाती है। तो यहाँ पर तो दो साइकिल के बीच में ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ पे तो हैवी ब्लीडिंग हो रही थी, एक में स्टॉपेज हो गया और एक में पेनफुल हो गया। तो हमारे पास तीन ऑप्शन हमने क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। चौथा ऑप्शन बचा है हमारा मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया का मतलब होता है अबनॉर्मल ब्लीडिंग, अबनॉर्मल ब्लीडिंग बिटवीन टू मेनिस्ट्रुअल साइकिल। अगर दो मेनिस्ट्रुअल साइकिल के बीच में अगर अबनॉर्मल ब्लीडिंग मिल रही है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, मेट्रोरेजिया कहलाती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बताऊंगा। वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आज के बाद हम जब भी कोई सीरीज होगी हमारी, उस सीरीज का लास्ट का क्वेश्चन हम स्टूडेंट्स आपके लिए छोड़ेंगे, ताकि आप इस क्वेश्चन का आंसर करके कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकें कि आप अटेंटिव हैं क्या नहीं है। तो हु वाज द फर्स्ट नर्स इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के अंदर पहला, सबसे पहला नर्स कौन था या कौन थी। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट वन है वर्जीनिया हेंडरसन, स्टीफन जियार्ड, फ्लोरेंस नाइटिंगेल और बेटी नैनम। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शंस हैं, तो आप सबको स्टडी करना है और इस ऑप्शन का क्या पता, इस ऑप्शन का पता लगा करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन, हु वाज द फर्स्ट नर्स इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के अंदर पहला नर्स या सबसे पहली नर्स कौन थी। ठीक है, कौन थी या कौन। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है नोट सेट के लिए MCQ बेस्ड सीरीज है वो आप सबको समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।